तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय क्लास 11th और 12th। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के मैथ वाले सिलेबस को। और हमारे साथ यहाँ पे एक आपके नए अध्यापक और भी हैं जिनका नाम है मयंक सर। तो सर स्वागत है आपका। तो क्या आज करने वाले बच्चों के लिए? सर आज के सेशन में हम जानेंगे कि हमारा कक्षा 12 का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। हाँ, बहुत और कैसे कैसे हमारे पेपर में जो किस चैप्टर से कितने नंबर का हमारा एक चैप्टर आता है, ये सारी बातें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे साथ बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़ेंगे सर आज की इस क्लास में। जी सर। और इस वीडियो को वो बाद में देखेंगे, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि 11th और 12th के लिए हम लोगों ने अलग से चैनल बना रखा है। सर। तो हम लोग डिस्कस कर देते हैं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे वो लोग देखते जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ओके, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सर वैसे बच्चों को ये जानकारी तो बहुत अच्छे से है कि उनका पेपर कितने नंबर का आता है, ये सब चीजें बच्चों को पहले से जानकारी होती है ना। तो एक बार सर इकाइयों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। सर। हाँ, तो सर बच्चों सबसे पहली जो हमारी इकाई आ जाती है, हमारे पास कक्षा 12 के जो सिलेबस में टोटल हमारे पास 6 इकाइयां हैं बच्चों। ठीक है, हमारे पास टोटल 6 इकाइयां हैं और इन्हीं 6 इकाइयों से मिलकर आपका जो पेपर बनता है 100 मार्क्स का, वो इसी से बनता है। तो हम देख लेते हैं कि मान लीजिए जैसे कोई 11th क्लास में बच्चा है सर, और वो 11th की मैथ अगर नहीं पढ़ा है तो आप कुछ ऐसे डिस्कस करने वाले हैं या ऐसे पढ़ाएंगे आप, या साथ में हम भी मतलब पढ़ाने वाले हैं। सर। तो हम लोग ऐसे पढ़ाएंगे कि लोगों को 11th में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। कोई भी दिक्कत सर नहीं होगी। हम जब भी कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हम उसके बेसिक्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि अगर कोई भी 11th के कॉन्सेप्ट 12th में यूज होने वाले हैं तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उनको पहले कंप्लीट करा दें। वाह, बहुत अच्छा है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। बिल्कुल सर। तो बच्चों सबसे पहली जो हमारी यूनिट आती है वो है हमारी संबंध एवं फलन। इसके अंदर बच्चों हमारे 2 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से चैप्टर आते हैं? एक तो हमारा पहला चैप्टर आता है जिसका नाम है संबंध एवं फलन। ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो दूसरा चैप्टर आता है आपका वो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है सर, पता है बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जो नए वाले टीचर आए हैं उनको भी बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल सर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि देख ही लेते हैं, है ना, क्योंकि बच्चे कमेंट कर रहे थे नए वाले टीचर में कितनी दम है सर, देख लेते हैं। तो एक बार सारे बच्चे देख लेना सर कैसे डिस्कस कर रहे हैं, उससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिलने वाला है। तो सर चलें डिस्कस करते हैं दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर जो सर हमारा होने वाला है वो होने वाला है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसको आप लोग इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं, है ना बच्चों? जी, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर से हमारे पास जो 2 चीजें आने वाली हैं वो कितने नंबर के आने वाली हैं? 10 नंबर के। ये दोनों चैप्टर आपके 10 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। जो क्वेश्चन रहेंगे आपके इस इकाई से वो 10 नंबर के रहेंगे। ठीक है बच्चों। ज्यादा तो सर मैं देख रहा हूँ कि कलन में बहुत ज्यादा नंबर बच्चों को मिल रहा है। सर सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट ही कक्षा 12 की यही है। अगर बच्चों ने इसको पढ़ लिया, अगर इस यूनिट को कंप्लीट कर लिया तो समझ लिए आधी जंग तो उन्होंने जीत ली। हाँ, आधे नंबर तो सर यही से हो रहे हैं लोगों के। चले कंटिन्यू करते हैं सर। सर एक काम करिएगा, बच्चों को चैप्टर के नाम यहाँ पे मत बताइएगा क्योंकि अभी क्या ही आगे डिस्कस करना ही है हम लोगों को। ठीक है सर। ओके, चले कंटिन्यू करते हैं सर। ओके, तो दूसरी बच्चों जो यूनिट हमारी आती है वो है बीजगणित। ठीक है। इससे हमारे जो टोटल नंबर बनते हैं बोर्ड एग्जाम में वो बनते हैं आपके 15 नंबर। ठीक है। 15 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे इस दूसरी इकाई से जो इसका नाम है बीजगणित। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद तीसरी जो हमारी यूनिट है हमारी कैलकुलस, जिसको कहते हैं कलन, है ना बच्चों? समाकलन और अवकलन। जी। इसके अंदर सर अकेले 5 चैप्टर आते हैं। अरे वाह। इस कैलकुलस के अंदर बच्चों आपके 5 चैप्टर आते हैं, उनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बोर्ड ने धोखा दिया है कि भाई नाम दिया है कलन और दे दिया है 44। बच्चों को लगता है कि एक यूनिट डिस्कस करना पर इसके अंदर 5 चैप्टर। बिल्कुल सर। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट सर टॉपिक्स जो होने वाले हैं इसी यूनिट से होने वाले हैं आपके। ठीक है। तो बच्चों जो कलन है हमारी तीसरी यूनिट, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में 44 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी चौथी यूनिट आ जाती है जिसका नाम है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक, तो इसमें हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक सदिश पढ़ेंगे और दूसरा त्रिविमीय ज्यामिति, जिसको आप लोग 3D कहते हैं। हाँ सर, वेक्टर और 3D के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आप लोगों ने 11th में सदिश पढ़ा भी होगा थोड़ा सा फिजिक्स में, है ना?
सर मान लीजिए 44 नंबर की बच्चा ये वाली यूनिट कवर कर लेता है सर, 18 नंबर की ये वाली यूनिट कर लेता है, तो सर 8 4 12 जी, और फिर सर 62 नंबर तो बच्चे के यहीं से कंप्लीट हो गए। जी सर। और सर इसमें सर ये जो चौथी यूनिट है हमारी, ये बहुत ही सिंपल यूनिट है, बहुत ही आसान यूनिट, एक बार में हो जाती है लगभग बच्चों की। हमने इसको ऑफलाइन पढ़ाया सर। जी सर। और तो बहुत मजा आता था इसको पढ़ाने में भी। जी। रैखिक प्रोग्रामन है सर 5वीं यूनिट। हाँ सर, 5वीं यूनिट जो है हमारी वो है रैखिक प्रोग्रामन, और इसमें सर अब एक ही एक्सरसाइज बची है, केवल एक ही एक्सरसाइज बची है, 5 नंबर की आती है भाई। और इससे 5 नंबर का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो हमारी आखिरी यूनिट है जो कि है प्रायिकता, आप लोगों ने 11 में प्रायिकता पढ़ी भी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी है तो कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये प्रायिकता जो है आपकी वो आएगी 8 नंबर की। 8 नंबर का क्वेश्चन जो है प्रायिकता से आपको मिलेंगे। सर एक बात बताइए। जी सर। शुरू से ही शुरू करोगे ना, पहले चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे? जी सर, हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और 31 अक्टूबर से पहले ही हमारा सिलेबस सर खत्म हो जाएगा। मतलब हम दोनों लोग मिलकर के इन लोगों का 11th 12th आराम से। बिल्कुल सर, बहुत ही आसानी से। बहुत बढ़िया सर, आगे कंटिन्यू करते हैं, इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करके दे देते हैं। हाँ ठीक है, अगला जो हमारे पास चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है। तो पहली यूनिट के अंदर सर हमारे 2 चैप्टर जो आते हैं, पहला चैप्टर है हमारा संबंध एवं फलन और दूसरा है त्रिकोणमिति फलन, यानी कि चैप्टर नंबर 1 और 2। जी वाह क्या बात है। आज तो पता है बच्चों, सर ने बोला कि ये वाला पेन यूज करिए, इस पेन से कुछ ज्यादा अच्छा जो है लिखता है। वाह, लेकिन सच में लग रहा है कि हाँ मतलब पेन में दम है। तो चैप्टर 1 और 2 जी, ये 2 चैप्टर बच्चों के हो जाएंगे। शुरू करेंगे हम लोग संबंध और फलन से स्टार्ट करेंगे सर हम लोग, और फिर त्रिकोणमिति फलन वाला करेंगे। तो जैसे त्रिकोणमिति इन्होंने 10th में पढ़ी थी, फिर 11th में भी पढ़ी थी, है ना। मैंने भी इन लोगों को सर त्रिकोणमिति पढ़ाई है 11th में। पिछले साल अभी हमारे बच्चे ऐप के अंदर बहुत सारे थे, तो उनको हमने सारे जो 11th की पूरी मैथ है वो हमने पढ़ा रखी है। इस बार भी हम लोग पढ़ाएंगे, है ना। तो सर तीसरा चैप्टर जो है वो पहला तो दूसरा यही वाला हो जाएगा। पहला दूसरा सर ये हो जाएंगे। उसके बाद तीसरे चैप्टर जो आता है हमारी दूसरी यूनिट के अंदर, वो है बच्चों आव्यूह। ठीक, ये चैप्टर आप लोगों के लिए नया होने वाला है, लेकिन बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों। आव्यूह और सारणिक पूरे 12th की क्लास में सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर होने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे ये आव्यूह आ जाएगा, उसके बाद हम अपना सारणिक पढ़ लेंगे। दोनों ही चैप्टर थोड़ा बहुत एक दूसरे से रिलेट हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। हम लोग बेसिक्स एकदम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा किसके अंदर आता है, कैलकुलस के अंदर, कलन के अंदर, और यहीं से आपके 44 नंबर पक्के होने वाले हैं। सही बात है सर, बिल्कुल। कलन के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सततता तथा अवकलनीयता। सततता तथा अवकलनीयता, इसमें आपने कहीं ना कहीं सुना होगा डिफरेंशिएशन के बारे में, है ना बच्चों। डिफरेंशिएशन, अवकलन, बहुत अच्छा। तो इसमें हम वही पढ़ने वाले हैं। इसमें हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, है ना, और निम्न अलग अलग प्रकार के फंक्शन जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन हम करेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है अस्पष्ट फलनों का अवकलन हम पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद 4 घातांकी यानी एक्सपोनेंशियल, सर e की पावर x वाले जो फंक्शन होते हैं उनका अवकलन पढ़ेंगे। बिल्कुल। उसके बाद लिखा है लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन क्या होते हैं, लॉग वाले फलन, जैसे मैंने कहा log x² या log ऑफ sin x। तो इन सभी फंक्शंस का क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे। होता है सर उसमें अस्पष्ट जो हमारे फलनों का अवकलन होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बढ़िया। और चर घातांकी वाले में भी, एक्सपोनेंशियल वाले भी, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना अवकलन के अनुप्रयोग। अब हमने अवकलन तो पढ़ लिया, इसका यूज कहाँ करना है। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर इतनी सारी मैथ हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका यूज कहाँ होता है। बिल्कुल, है ना। तो रियल लाइफ में जो यूज होते हैं डिफरेंशिएशन का, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, अवकलन के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे अवकलन यूज होता है रियल लाइफ में, है ना जी। तो इसमें हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उनके परिवर्तन की दर, वृद्धि कि मान घट रहा है कि बढ़ रहा है ना। ये सारी चीजें हम इसमें, यहाँ से बच्चों के बोर्ड पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। जी सर, यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस चैप्टर से भी और इस चैप्टर से भी 5-5 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि सर 44 आपके बारे में हमने बहुत सुना है। जी सर, ऑफलाइन कोचिंग की तरफ मैं गया था। बिल्कुल सर। और बच्चों बताना चाहेंगे कि हमारी एक ऑफलाइन कोचिंग है, ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। मैं ऑफलाइन कोचिंग गया था, अभी हाल ही में गया था, तो सर वहाँ पे पढ़ा रहे थे।
तो पहले तो मैंने सुना कि सर बहुत कैसे पढ़ा रहे हैं, और फिर दूसरी चीज जब बच्चे बाहर निकले तो बच्चों से मैंने पूछा कि देखो मैं बताता हूँ, एक मेरी ऑफलाइन कोचिंग थी ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस, वहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया। जब मैंने वहां पे मेरे कजिन थे, हमने जब उनको सारी चीजें हैंड ओवर करी ना, तो साथ में मिल करके पढ़ाते थे। तो वहां पे मयंक सर ने समझो मेरी जगह ली, ऐसे समझ लो कि जब वहां पे मैथ और साइंस में पढ़ाता था तो वहां पे मैथ जो है ना वो मयंक सर पढ़ाने लगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, और इन्होंने जिस तरीके से मैथ पढ़ाई, जो रिजल्ट दिए हैं भाई, बिल्कुल तबाही वाले हैं। बहुत तो एक बार सर आपका एक बार जब बच्चों पढ़ेंगे आप लोग ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मजा आने वाला है। आने वाली क्लासेस में आप लोग बस तैयार रहिएगा, है ना। तो सर 44 नंबर का कैलकुलस आता है, इसके अंदर आपके 5 चैप्टर आते हैं। तो अगर हम 44 को 5 से डिवाइड करें तो कहीं ना कहीं 5 × 40 और कहीं ना कहीं 8 पॉइंट, तो हम कह सकते हैं कि हर चैप्टर से 8 नंबर आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल, है ना। 5 चैप्टर से 8 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ये ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 8, 7, 8, 9 भी हो सकता है। ऐसे इस तरीके से नंबर आपको मिल सकते हैं। किसी से 8 हो जाएगा, किसी से 9 हो जाएगा, है ना। किसी से हो सकता है 7 दे दे। मैं इनको बताता हूँ, एक चैप्टर से 8 और बाकी सबसे 9 हो गए जी। ठीक है, चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद सर हमारा जो अगला चैप्टर आता है, जो कि आपके एनसीईआरटी की नेक्स्ट बुक में होगा, जो कि है समाकलन। इसका नाम सुनते ही काफी सारे बच्चे डर जाते हैं कि इंटीग्रेशन है, कैसे आएगा सर, कैसे आएगा, है ना। सर ये चीजें जब देखते हैं तो पहले डर लग जाता है। ये सारे फंक्शन सर, अपॉन वाले और सर ये वाले फंक्शन, इनको देख के बच्चों डर जाते हैं बहुत सारे बच्चे। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज इनको मैं अपने अनुभव के अनुसार बताना चाहूंगा। बच्चों जरा ध्यान से हमारी बात को सुनना, इन चीजों पे जरा गौर फरमाना। जैसे आपको ये दिख रहा है पहला, है ना, अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक। ये आपको दिख रहा है, साफ साफ लिखा है, समाकलनों का मान ज्ञात करना और उन पर आधारित प्रश्न। जो आपको यहाँ ये चीजें दिख रही है ना, इसी बेसिस पे बस PQ की जगह कोई नंबर हो जाएगा, ABC की जगह पे कोई नंबर हो जाएगा। और यहां से ये तुम समझ लो कि बोर्ड पेपर में तुम्हारे इस स्क्रीन पे ये जो इतनी चीजें लिखी हुई हैं, आपके बोर्ड पेपर में अप्रॉक्स सिर्फ इसके अंदर से 20 से 25 नंबर आपके मिलने वाले हैं। बिल्कुल 100% मैं बोल रहा हूं कि 20 नंबर आपके केवल और केवल इतनी चीजों को डिस्कस करने के बाद पक्की होने वाले। और ये बात शिवम सर बोल रहे हैं तो सोच लो, बहुत सोच समझ करके ही बोल रहे होंगे कि यहीं से आपके 20 से 25 नंबर केवल इतने से कि बस इसकी जगह नंबर बदल जाएगा और हल करने का तरीका, यानी अगर मयंक सर मान लीजिए, या मैंने या आपने जिन्होंने भी इनको पढ़ाया ये चीज, तो मान लीजिए सर जैसे इन्होंने आपने ये सिखाया कि भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार का फंक्शन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इन्होंने इसको सीख लिया, अब इसकी जगह नंबर चाहे जितने बदल जाए, कोई भी बदल जाए सर, बस एक ही जगह उसको उठा के रख देना है, तरीका वही होगा, बस वेरिएबल को चेंज कर देना है, चेंज कर देना है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उससे चेंज कर देंगे। अगर एक की जगह 4 आ गया तो 4 रख देंगे, 8 आ गया 8 रख देंगे। जैसे मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम इन्होंने सीख ली कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, और उसके बाद उन्होंने कोई भी मान रखा, उसकी जगह पे काम हो गया। या 10th क्लास में थे तो इन्होंने जैसे एक पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर उसके बाद अल्फा बीटा, फिर उसके बाद एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो वहां अल्फा बीटा की वैल्यू रखते थे और कितने भी क्वेश्चन हो जाए सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है सारी चीजें। ठीक है सर, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। उसके बाद सर हमारा अगला चैप्टर जो होने वाला है वो है समाकलन का अनुप्रयोग। तो अब हम जब इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तो जैसे हम उसका क्या पढ़ेंगे कि उसका उपयोग कहाँ होने वाला है रियल लाइफ में। तो समाकलन के अनुप्रयोग में हम यही जानेंगे कि उसका रियल लाइफ में क्या यूज होता है। ठीक, तो इसमें हम निम्न साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे आपसे हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ लिया तो सर ये 90 डिग्री है और इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल है ना। तो इसका तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वर्ग का भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर अभी मैंने आपको एक वक्र दे दिया है ना कि ये y बराबर 1 fx जो है वो वक्र है, और मैंने कहा x बराबर 1 से x बराबर 3 तक ये जो एरिया है सर इसको निकाल दिखाइए। तो फंस गए। अब यहाँ पे बच्चे फंस जाएंगे कि सर ये आयत है कि वर्ग है या त्रिभुज है ना। तो इस तरीके के जो एरिया होंगे उनको हम किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे? समाकलन के सहायता से। ठीक है सर, आपने तो मतलब मेन चीज ही बता डाली। मैं तो होता आपकी जगह तो इसको अभी नहीं बताता, क्योंकि इसको देख के ही बोलेगा अरे ये क्या चीज। डरना नहीं है, बहुत ही आसान चीजें हैं सारी। मैं इनको डराता ज्यादा कम हूँ सर, आपने पहले ही डरा दिया, पर कोई बात नहीं, चलेगा ना भाई, सीखेंगे तभी तो मजा आएगा ना।
चले भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद सर अगला चैप्टर हमारा होने वाला है अवकल समीकरण। हाँ। तो जो हमने बेसिक सा डिफरेंशिएशन पिछले चैप्टर में पढ़ा था 5वें चैप्टर में, हाँ। उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर भी हमें डिफरेंशिएशन करना होगा और कहीं ना कहीं एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, तो अभी नहीं जानेंगे, हम जब पढ़ेंगे तभी जानेंगे। अवकल समीकरण। हाँ, अवकल समीकरण में। और ये जो 2 इक्वेशन आपको दिख रही हैं, ये जो आपको 2 इक्वेशन दिख रही हैं, इससे हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है सर। 5 नंबर का या 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। और उसके बाद सर मैं यहाँ पर भी बताना चाहूंगा कि ये जो समघातीय अवकल लिखा है, समघातीय अवकल समीकरणों का हल, इससे भी क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये दोनों टॉपिक जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, मतलब जैसे अगर इन लोगों ने 12th की मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लिया हमारे साथ में मिलकर, बिल्कुल, तो इनका जैसे एनडीए का एग्जाम है, हाँ। या इनको जो है मान लीजिए सर इनको जेई का एग्जाम देना है, तो उसमें सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएंगी। क्योंकि देखो बहुत अच्छे से समझना, कहीं पे आप जेई की क्लासेस करने के लिए जाओगे ना, तो आपको बेसिक्स के ऊपर बात ही नहीं होगी, सीधे हाई लेवल चीजों पे बात होती है। और एनसीईआरटी को बिल्कुल तुच्छ समझा जाता है। लेकिन अगर पहले एनसीईआरटी ही नहीं कवर करोगे तो भाई जेई का सपना छोड़ दो। अगर तुमने ये सोचा कि भाई मुझे एनडीए में जाना है, या मुझे जेई में जाना है, या मुझे किसी ऐसे एग्जाम को देना जिसमें क्लास 12th की मैथ बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो ऐसे केस में तुम्हारे लिए सबसे पहले जरूरी यही होगा कि 11th और 12th की मैथ को स्ट्रॉन्ग करना। तब जाकर के आप मतलब अगर सच मायने में पूछे ना, तो ये 11th और 12th अगर हम लोगों से पढ़ लिया तो आप समझ लो अगले साल से पढ़ाने लग जाओगे। बिल्कुल, मतलब लेवल इतना हाई हो जाएगा। और अगर कोई पढ़ाने लग जाए तो समझ लो फिर इसका मतलब फिर उसके अंदर फिर कोई कमी तो नहीं रह जाएगी। ये बात मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं। और मैं आपको एक जानकारी और भी दूंगा, बहुत अच्छे से देना चाहता हूं ये जानकारी, कि जैसे मैंने जब 12th कर लिया था, 12th के बाद से मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था, वैसे हमारे सामने जो मयंक सर खड़े हैं ना, इन्होंने भी जब 12th कर लिया था अगले साल से पढ़ाना शुरू कर दिया था जी। और मैं सर को 2014 या 2015 से जानता हूँ जी सर, 15 से जानता हूं मैं सर को। तो ऐसे में बहुत मजा आने वाली है हम लोगों को और 2 टीचर इसलिए हैं क्योंकि भाई चीजें हम लोगों को बेहतर तरीके से और कम समय में पूरी करनी है, ताकि हमको रिवीजन करने का अच्छा मौका मिल जाए। सर इनका 12th का मैथ का सिलेबस 31 अक्टूबर तक खत्म। जी सर, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद रिवीजन होगा, मतलब गारंटी मेरी है। ठीक है सर, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। उसके बाद सर हमारी चौथी यूनिट आ जाती है जो कि है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। हाँ। ठीक, तो इसके अंदर आपके 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर जो है वो बच्चों वो है क्या, सदिश चैप्टर है। इसमें हम सदिश के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसको बस ऐसे चुटकी बजाते ही गायब हो जाएगा ये, इतना मान के चलिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर सर जो है हमारा वो है त्रिविमीय ज्यामिति के परिचय। हाँ। ये भी सर बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज अब शायद बची है, एनसीईआरटी हटा दी गई है यूपी बोर्ड ने। हाँ। 1 या 2 एक्सरसाइज ही इसमें बची हैं। ठीक, तो जितना भी होगा हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई अब हमारा आखिरी जो है चैप्टर जिसका नाम है मतलब रैखिक प्रोग्रामन, और इसके बाद फिर हमारा प्रायिकता आ जाएगा। प्रायिकता बिल्कुल वैसी होगी जैसे आपने 11th में पढ़ी है, फिर 10th में पढ़ी थी, फिर उसका हाई लेवल 11th में पढ़ा, तो उसका और थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि प्रायिकता का गुणन नियम मिल जाएगा, स्वतंत्र घटनाएं मिल जाएंगी, कुल प्रायिकता मिल जाएगा, बेस प्रमेय मिल जाएगी। जी सर, यहाँ पर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा बच्चों को। हाँ। ये जो यहाँ पर बेस थ्योरम लिखा है या बेस प्रमेय लिखा है, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलने ही वाला है 100%। मतलब सर हम लोगों ने अभी पढ़ाना नहीं शुरू किया है और ये चीजें हम लोग पहले से कह रहे हैं, ताकि इसका मतलब समझ लीजिए कि एक्सपीरियंस बिल्कुल सर उबाल मार रहा है। जो क्वेश्चन बताएंगे वही मिलेंगे आपको, बस इतना जान के चलिए आप लोग। बहुत अच्छा, जितना पढ़ाया जाएगा सब पेपर में आएगा। बिल्कुल, तो इन लोगों के लिए हमने ना एक बैच डिजाइन कर रखा है। सर रिमोट दीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 11th में है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक न्यू बैच बना रखा है और एक ये लक्ष्य बैच बना रखा है। अच्छी बात यह है कि दोनों बैच के अंदर 31 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। 31 अक्टूबर तक जो सिलेबस होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बात आप ध्यान से रख सुनना। जैसे मान लो 11th का बैच है, तो इसमें 31 अक्टूबर से क्लासेस जो है सिलेबस और रिवीजन करा करके खत्म हो जाएंगी। लेकिन जैसे लक्ष्य बैच के बारे में बात करें, 31 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग रिवीजन करेंगे और एग्जाम तक आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा हम दोनों के द्वारा। इसके बाद ये जो न्यू बैच है
सर अभी ये जो ऑफर बच्चों को हमने 31 मार्च तक दिया था, हमारी टीम में बात सर काफी बच्चों की सर रिक्वेस्ट आ रही थी ना बढ़ाने के लिए, काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको सर बढ़ा दीजिए। कारण ये था कि सर हमारे पिताजी की सैलरी नहीं आई है जी, ठीक है, और हमारे पिताजी को सैलरी 1 तारीख को मिलती है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया डेट, और इसकी डेट को बढ़ा करके कर दिया है हम लोगों ने कितना, 8 अप्रैल यानी। और क्लासेस सर कब से स्टार्ट हो रही हैं? 9 अप्रैल से सर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू कर देंगे 8 से ही शुरू कर देंगे सर। 9 का तो इंतजार ही नहीं करेंगे, 8 को इनका ओरिएंटेशन सेशन लेंगे, जो भी बेसिक्स होंगी, जो भी पढ़ाने के तरीके होंगे, हर चीज इनको बताएंगे, और हाँ क्लास का टाइम टेबल वगैरह सब कुछ आपको 8 को पता चल जाएगा, और फिर प्रॉपर तरीके से पहले चैप्टर पहली एक्सरसाइज से 9 तारीख की क्लास, बाकी 8 तारीख को ऐप के ऊपर ही क्लास होगी, पर गाइडेंस मिलेगा आपको बराबर, ठीक है सर। अभी एंड करते हैं इसको। जैसे सर मान लीजिए कि इसके अंदर क्लासेस के बारे में बात करें तो लाइव क्लासेस होंगी। अब आपको पता है कि लाइव क्लासेस होंगी तो क्लास के बीच में आपको कोई प्रॉब्लम है आप आराम से पूछो, ठीक है। दूसरी चीज है कि आपको क्लास के बाद तुरंत पीडीएफ का नोट्स मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें तो भैया देखो, शुरुआत के दिनों में 8-15 दिन तो टेस्ट की कोई नीड नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हम लोग का संडे आएगा, एक चैप्टर पूरा होने के बाद हम लोग इनका टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ और मॉक टेस्ट जो कि हमारे ऐप के ऊपर होते रहते हैं, ठीक है, मतलब वही एमसीक्यूज वाले टेस्ट, और फिर उसके बाद डब्ल्यूपीपी। सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो देते हैं, है ना, जिसका नाम होता है वीकली प्रैक्टिस पेपर, और साथ ही साथ गाइडेंस कि भैया कैसे आप अच्छा स्कोर करोगे। और हमारा लक्ष्य, हाँ हमारा लक्ष्य ये नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ हम क्लास 12th की मैथ को कवर करें, हमारा लक्ष्य ये होगा कि हम बच्चे को गाइड करें ताकि वो आगे चल करके मैथ एक बड़ा मैथमेटिशियन बन सके। बस इतनी सी बात हम आपसे कहेंगे। तो सर अभी हम लोग एंड करते हैं इस सेशन को, और जो बच्चे इस बैच को लेना चाहते हैं वो लोग यहाँ से इन प्रोसेस को फॉलो करके ले सकते हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो वो इस नंबर पे सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच में कॉल भी कर सकते हैं, हाँ कॉल कर सकते हैं। तो भाई एंड करते हैं आज के सेशन को, और मैं देख पा रहा हूँ सर बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड करते हैं बच्चों आज के सेशन को। हेलो, आपका माइक नहीं आ रहा, आप बंद कर दीजिए। ओके तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई, और आखिरी में हमने बस आपको यही बात बताई कि जैसे मान लीजिए कि आपने इन दोनों बैचेस में से ये 12th का बैच आपने अगर ज्वाइन किया तो आपका सिलेबस जो होगा 31 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, फिर रिवीजन करेंगे, क्लासेस 8 अप्रैल से शुरू होंगी। देर मत करिए इस बैच को ज्वाइन करने में, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है ज्ञानोदय के गुरुजी, ठीक। आप डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे, बैच को सेलेक्ट करोगे, बाय नाउ करोगे, 2 ऑप्शन मिलेंगे, पे ऑनलाइन, स्कैन क्यूआर। तो पे ऑनलाइन या और स्कैन क्यूआर में से एक चीज आप करोगे, और अगर खुद से पेमेंट करना है पे ऑनलाइन, दूसरे से कराना है तो स्कैन क्यूआर। स्कैन क्यूआर पे पेमेंट होगा, कोर्स अपने आप शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चले बच्चों एंड किया जाए। सर क्लास 12th में आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री की अभी क्लासेस नहीं स्टार्ट करवाई हैं। बच्चों देखिए मैं आपको एक बात अच्छी से बात बताता हूँ, कोई भी टीचर कहीं से भी ला करके हम क्लासेस नहीं करा सकते, क्योंकि सबको एक चीज के ऊपर भरोसा है और वो है ज्ञानोदय, और ज्ञानोदय कभी भी किसी छात्र के साथ गलत नहीं करेगा। तो हम ऐसे किसी भी टीचर को नहीं ला सकते जिससे आप लोगों का कोई नुकसान हो। जब बेहतर तरीके का टीचर हमें मिलेगा हम बिल्कुल इस चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। ओके तब तक के लिए फिर बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कमेंट करके बताना कि आज का ये वीडियो कैसा लगा, कि आपको गाइडेंस जो दिया गया वो प्रॉपर गाइडेंस था, और जो सिलेबस डिस्कस करके दिया गया क्या वो सारी चीजें बेहतर थी। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका ये पहला लाइव था ना, तो इस वजह से क्या है ना कि इस पे स्टार्टिंग में स्टार्ट करने में दिक्कत हुई।